सीटें हैं वो एनडीए के खाते में आए और इसी सीमांचल की सीट से सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। ये तमाम पार्टियों को पता है, इसलिए सभी सीमांचल पर फोकस किए हुए। हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं उनका। राजीव जी, पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीमांचल पर खास फोकस इस बार तमाम पार्टियों का नजर आ रहा है, चाहे वो एनडीए से बीजेपी जदयू हो या फिर इंडिया ब्लॉक से या फिर एआईएमआईएम, सभी को सीमांचल पर फोकस करते हुए आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री का लगातार बिहार में ये 7वें बार ये दौरा था। सीमांचल को उन्होंने चुना और सीमांचल की क्या 24 विधानसभा सीटों को साधने की कवायद के रूप में इसे देख सकते हैं? जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया पहुंचे और सबसे जो दिलचस्प रहा वह यह रहा कि आज लगभग 87 साल बाद फिर से पूर्णिया एयरपोर्ट जो है उसकी शुरुआत हुई है। वहां पर जो रनवे बनाया गया है, इंडिगो की एक फ्लाइट वहां से टेक ऑफ ली थी, लेकिन प्रधानमंत्री आज बंगाल से अपने भारतीय वायुसेना के हवाई जहाज से वो पूर्णिया के उसी एयरपोर्ट पर पहुंचे जिसका आज उन्होंने विधिवत उद्घाटन किया है और सीमांचल के इलाके के लोगों को बड़ी सौगात दी है। देखिए, जो सबसे दिलचस्प है आसिया जी वह यह है कि सीमांचल का जो इलाका है वो पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है। एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ जो है वो बांग्लादेश है, उसकी सीमा से जुड़ा हुआ वो इलाका है। और वहां पर जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो 40,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात हुआ सीमांचल के लोगों को देते हैं। और आप देखिए कि 40 लोगों को उन्होंने, कुछ महिलाओं को उन्होंने बुला करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर जो है वह उन्होंने दिया और यह कहा कि उनका जो एक सपना था वो सपना साकार होता दिख रहा है कि सीमांचल जो अति पिछड़ा इलाका है, गरीबों का इलाका है, यहाँ पर अब लोग छत के घर में रहेंगे। और दिवाली से पहले कई 40,000 लगभग लोगों को जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी, आप कह सकते हैं कि सौगात तो सीमांचल के इलाके के लोगों को दी गई। और आप देखी होंगी आसिया जी कि भीड़ जबरदस्त थी, यानी कि 4 लाख लोगों के लगभग जुटने की बात वहां बताई जा रही है। और कहा जा रहा है कि जो प्रोग्राम लगभग 2 बजे शुरू होना था वह प्रोग्राम 4 बजे शुरू हुआ और उसके बाद भी लोग टस से मस नहीं हुए और भारी भीड़ जो है वो लोगों की प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वहां पर मौजूद थी। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं से यह बता रहा है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो है वो सीमांचल के इलाके में भी काफी है। वहां जब कुछ लोगों से बातचीत की गई तो लोगों ने बताया कि भाई प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, उनको देखने का मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा। 125 यूनिट बिजली फ्री की गई है, पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, इसका लाभ लोगों को दिया जा रहा है। तो ये सब तो अपनी जगह पे ठीक है। इसके बाद 4 जो है वो ट्रेन की सौगातें दी गई है। एक अमृत भारत योजना जो है उसकी शुरुआत वहां से सहरसा से आज हरी झंडी दिखाई गई है। तो 4 आज जो है वो झंडी 4 ट्रेन की जो है वो आज वहां पर सौगात दी गई है सीमांचल के इलाके के लोगों को। अररिया से दी गई है, अररिया बॉर्डर इलाका है, मैंडेटरी बेस्ड इलाका है। लेकिन जो भाषण था प्रधानमंत्री का आसिया जी वो बड़ा दिलचस्प लगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूं दिलचस्प क्योंकि उन्होंने डोमिसाइल नीति से लेकर के, डोमिसाइल पॉलिसी से लेकर के और कांग्रेस और आरजेडी पर इस तरीके से उन्होंने प्रहार किया जिसकी उम्मीद लोग नहीं कर रहे थे। उन्होंने यह कहा कि भाई कांग्रेस जो है वो घुसपैठियों को आमंत्रित करती है और घुसपैठियों के माध्यम से ही अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करती है। तो देखिए, एक बड़ा आरोप प्रधानमंत्री ने जो है वो कांग्रेस के ऊपर लगाया। तेजस्वी के विषय में उन्होंने यह कहा कि भाई परिवारवाद से बाहर आज तक जो है वो आरजेडी निकल नहीं पाई है। लालू प्रसाद यादव, फिर राबड़ी देवी, फिर तेजस्वी यादव के बाद उनका बेटा जो है वो आरजेडी की बागडोर को संभालेगा। तो आज नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार सत्ता विपक्ष पर जो है वो लगातार हमलावर दिखे। योजनाओं की उन्होंने बारिश की एक तरीके से आप कह सकते हैं। और यह भी कहा कि 22 तारीख से, यानी कि आज से ठीक 7 दिन बाद जब दुर्गा पूजा की शुरुआत होगी तो इस देश में जीएसटी का जो स्लैब घटाया गया है उससे सीधे तौर पर उसका असर जो है वह आम लोगों के भी जीवन पर देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि हालांकि आज का भाषण प्रधानमंत्री का बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, संक्षिप्त भाषण था। मुश्किल से लगभग 15 मिनट उन्होंने बोला, जबकि आप पिछले सभा को देखेंगे जो छपरा में उन्होंने जो रैली की थी, सिवान में की थी, उसमें लगभग 40 मिनट तक उन्होंने स्पीच दिया था। लेकिन चूंकि आज समय का अभाव था, बंगाल से वो लेट यहाँ आए ही थे, उन्होंने कहा भी कि भाई मुझे खेद है कि मैं लेट पहुंचा और आप लोगों को इतने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा है। लेकिन अपने संक्षिप्त उद्बोधन में ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष से लेकर के और सीमांचल के इलाके के लोगों तक को साधने की पूरी कोशिश की। जी आसिया जी।
सीमांचल में अगर सीटों को देखें राजीव जी, और जो इलाका सीमांचल का है वो अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, जो उसके कई क्षेत्र हैं और 24 विधानसभा सीटें हैं, 12 सीटें एनडीए के पास हैं और इन 12 सीटों में आईएम भी है और कांग्रेस है और आरजेडी माले सभी हैं। तो ऐसे में सीमांचल की ये सीटें इतनी महत्वपूर्ण क्यों बनती हुई नजर आ रही हैं? चाहे वो आप आरजेडी को देखें, फोकस सीमांचल पर हो रहा है, कांग्रेस को देखें, बीजेपी को देखें, तो इतनी महत्वपूर्ण ये सीट क्यों बनती हुई नजर आ रही है? चाहे वो आप आरजेडी को देखें, फोकस सीमांचल पर हो रहा है, कांग्रेस को देखें, बीजेपी को देखें, तो इतनी महत्वपूर्ण ये सीट क्यों बनती हुई नजर आ रही है? तो देखिए सर जी, सीमांचल में कुल 4 जिले हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, और अगर आप उसमें कोसी को ऐड ऑन कर देती हैं तो फिर सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, तो ये 7 जिला जो है ये सीधे तौर पर प्रभावित होता है सीमांचल से। और यही वजह है कि आज सीमांचल को प्रधानमंत्री ने बड़ी सौगात दी है। और मुझे लग रहा है कि जो आप 24 विधानसभा की बात कर रही है, मुझे लग रहा है कि वो पूर्णिया, प्रॉपर पूर्णिया के अंतर्गत जो 4 विधानसभा है उसमें 24 सीटें होंगी। लेकिन अगर आप पूरे सीमांचल के इलाके को जोड़ेंगी, कोसी और सीमांचल को, तो मुझे लग रहा है कि लगभग 70 के करीब जो है वह सीटें हैं। और आपको ये पता है सर जी कि जो पूरा इलाका है वो माइनॉरिटीज बेस्ड इलाका है, यानी कि अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, कम से कम ये जो 4 जिला है। किशनगंज में तो मुस्लिम जो है वो बहुसंख्यक है और वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, तो वहाँ पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर मुस्लिम के वोट को किस तरीके से पोलराइजेशन किया जाए, ये प्रधानमंत्री के सीधे तौर पर फोकस में है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने भी जब अपना उद्बोधन दिया तो उन्होंने यह कहा कि भाई सीमांचल के इलाके के लिए ही नहीं बल्कि बिहार के मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। उन्होंने कहा कि भाई कब्रिस्तान की घेराबंदी लालू प्रसाद यादव के जमाने में नहीं हुई थी, लालू प्रसाद यादव सिर्फ वोट लिया करते थे, अगर वो वाकई में किसी ने किया तो वो एनडीए की सरकार ने किया। तो चूंकि आप भी एक चीज जान लीजिए सर जी, जो मुस्लिम का जो इलाका है उस इलाके में, उससे मुझे लगता है कि लगभग 20 से 25 विधानसभा की सीटें जो हैं वो प्रभावित होती हैं। और यही वजह है कि आप देखी होंगी कि एआईएमआईएम पर भी प्रधानमंत्री ने आज निशाना साधा, क्योंकि पिछली बार किशनगंज में 5 सीटें एआईएमआईएम को मिली थी और इस बार भी बड़ी तैयारी है ओवैसी की उस इलाके में चुनाव जीतने की। तो मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन किस तरीके से एनडीए के पक्ष में किया जाए, ये नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी दोनों का जो है वो आज टारगेट दिखा। और मैं आपको बताऊं कि आज की प्रधानमंत्री की रैली में बड़ी संख्या में जो मुस्लिम बिरादरी के लोग थे, बड़ी संख्या में वो सुनने के लिए वहां पर आए हुए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया। वहां पर जो हमारे सहयोगी उन्होंने बातचीत भी की है, तो मुस्लिम जो बिरादरी के लोग उन्होंने कहा कि भाई काम तो वाकई में बहुत हुआ है और जो सड़कें बनी हैं ऐसा नहीं है कि उस सड़कों पर मुस्लिम नहीं चलेंगे, अल्पसंख्यक नहीं चलेंगे। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिवनेस वहां के मुसलमानों में देखने को मिला जो कि नरेंद्र मोदी चाह रहे थे। और यही वजह है कि सीमांचल में आज उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। आज इंडिगो की फ्लाइट भी वहां से टेक ऑफ ली है और देश के अलग अलग हिस्सों में विधिवत 17 तारीख से वहां पर जो सेवाएं हैं, उड़ान सेवाएं हैं, वो वहां पर दी जाएंगी। तो उसका लाभ तो तमाम लोगों को मिलेगा। और यही वजह है कि सीमांचल को प्रधानमंत्री ने चुना और लगभग 4 लाख लोगों की भीड़, जैसा मैंने कहा, कि वहां पर जुटाई गई थी। एनडीए के तमाम जो दिग्गज थे वो मंच पर मौजूद थे, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जेडीयू के ललन सिंह हो, नीतीश कुमार हो, संजय झा हो, तो तमाम लोग, और पप्पू यादव भी जो कि कांग्रेस से अभी हालांकि इंडिपेंडेंट वो सांसद हैं लेकिन कांग्रेस को अपना उन्होंने समर्थन दिया, वो भी आज प्रधानमंत्री के मंच पर मौजूद थे। ये एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर जो है वो वहां से निकल करके सामने आई। तो आप यह कह सकते हैं कि चूंकि चुनावी मौसम है बिहार में, अगले महीने दुर्गा पूजा के बाद जो है वो आचार संहिता कभी भी लागू हो सकता है और उसके पहले प्रधानमंत्री यह जरूर चाहते हैं कि भाई बिहार में कम से कम ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके अल्पसंख्यक बिरादरी के लोगों के, अल्पसंख्यक बिरादरी के वोटरों को भी एनडीए की तरफ जो है वो आकर्षित किया जा सके। जी आसिया जी। तो चलिए, अपने अपने तरफ से कोशिशें हो रही हैं सभी को कि कैसे वोट को पोलराइज किया जाए, कैसे वोट बैंक को बढ़ाया जाए। तो ये जो रैली है, विपक्ष के लिए अब कितनी मुश्किलें आप देख रहे हैं राजीव जी? जितनी भी घोषणाएं बिहार सरकार इन दिनों कर रही है, कैबिनेट जो धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं, प्रधानमंत्री की लगातार दौरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से सौगातें मिल रही हैं, तो ऐसे में विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नजर नहीं आ रही। सिर्फ एसआईआर एक बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है उनके पास। ऐसे में चुनावी मैदान में विपक्ष उतरे, क्या रणनीति उसकी रहेगी? नहीं, देखिए सर जी, विपक्ष के लिए निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप देखिए कि जब प्रधानमंत्री दिल्ली से वो निकले थे रैली के लिए,
तो उन्होंने अपने एक्स पर जाकर के एक ट्वीट किया था और उन्होंने यह लिखा था कि मखाना का जो हब है और जो मछली का हब है, यानी कि मखाना और मछली के माध्यम से जिस इलाके को जाना जाता है, आज मैं उस इलाके में जा रहा हूं। और आप देखिए कि मखाना के प्लांट लगाने की भी आज उन्होंने घोषणा की है कि सहरसा में मखाना का जो है वो बड़ा प्लांट जो है, प्रोडक्शन का प्लांट वहां पर लगाया जाएगा। और आपको पता है कि मखाना जो है वो मिथिलांचल सीमांचल के इलाकों में बड़ी मतलब बहुत ज्यादा उसका उत्पादन, प्रोडक्शन जो होता है वो होता है। तो प्रधानमंत्री आज पूरे तरीके से टारगेट करके निकले थे कि सीमांचल को किस तरीके से साधना है, क्योंकि अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव को देखेंगे या फिर लोकसभा चुनाव को भी जब आप देखेंगी तो विधानसभा चुनाव में 12 सीट जो है वो सिर्फ पूर्णिया में एनडीए ने लूज किया था। और पूरे अगर सीमांचल में बात करेंगी तो तेजस्वी यादव का जो सीट बढ़ा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका सीमांचल के इलाके की रही और मगध का जो रोहतास का जो इलाका है उस इलाके की रही। तो नरेंद्र मोदी को यह पता है कि किस तरीके से वोटरों को साधना है। यही वजह है कि आज वो वहां पर निकल जाकर के वही बातें उन्होंने कहने की कोशिश की जिससे कि वोटर सीधे तौर पर प्रभावित हो सके। अब रही बात विपक्ष की, जो आपका सवाल है, देखिए विपक्ष के लिए बड़ी चुनौतियां हैं बिहार में इस बार। इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूं कि चुनौतियां इसलिए हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने कई ऐसे बड़े काम किए हैं जिसके बाद विपक्ष के पास अब कोई काम बचता नहीं है। अगर विपक्ष ये कह रहा है कि भाई मैं पेंशन की राशि बढ़ा करके 1500 रुपए कर दूंगा तो वो 1100 रुपए कर दिया गया है। विपक्ष अगर यह कह रहा है कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा तो 700 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। विपक्ष अगर यह कह रहा है कि महिलाओं के लिए वो कई योजनाएं लाएंगे तो मैया बहन योजना की तरह जिस तरह आपके यहाँ झारखंड में था, तो यहाँ पर आप देखिए कि 10,000 रुपए जो है वो महिलाओं के खाते में जाना शुरू हो गया है और 3 महीने बाद फिर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो विपक्ष के पास अब ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा सके। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि सत्ता विरोध का लहर, जिसको हम लोग एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि देखिए जो जनता है, हम आप भी जनता है, तो हमको आपको भी सुविधाएं चाहिए, सरकार से सहूलियत चाहिए। तो उस स्थिति में लगातार सरकार ने काम किया और जो अंतिम जो अस्त्र था कि जो लगातार विपक्ष ये कह रहा था कि भाई जीएसटी का स्लैब इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है कि अब देखिए दूध की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ, आम लोगों से जुड़ी हुई चीजें। अब देखिए कि जीएसटी के स्लैब को इतना कम कर दिया गया है कि जो 18% पहले जीएसटी दूध पर लगता था उसको अब खत्म कर दिया गया है। यानी कि सीधे तौर पर 22 तारीख से जो दूध का पैकेट 60 रुपए में मिला करता था आसिया जी, वो अब सीधे 48 रुपए मिलेगा। अब अंदाजा लगाइए कि आम लोगों के जेब पर भी असर कम पड़ेगा। तो एनडीए सरकार देखिए, चूंकि केंद्र में भी सरकार है मोदी की और बिहार में भी सरकार है एनडीए की, तो ऐसी स्थिति में अगर केंद्र की सरकार है तो बिहार की सरकार, बिहार के पास अपना इंटरनल रिसोर्सेज कुछ नहीं है आसिया जी। ऐसी स्थिति में सरकार जो भी काम कर रही है उसमें केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि बिहार जो है वो विकासशील प्रदेश से वो विकसित प्रदेश की तरफ जो है वो चल पड़ा है। और यही वजह है कि विपक्ष जो है वो लगातार परेशान है। जी आसिया जी। चलिए, शुक्रिया राजीव जी इस बातचीत के लिए। तो फिलहाल एक सीमांचल को साधने की एक कोशिश थी चुनाव से पहले और इसे चुनावी यात्रा के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार कोशिश हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आए, बिहार के लिए सौगात लेकर वो पहुंच रहे हैं और लगातार उनका ये 7वां दौरा बिहार में चुनाव से पहले हो गया है। आने वाले दिनों में कुछ और दौरे होंगे, उसके बाद चुनावी रैलियां शुरू होंगी। तो इससे पहले बिहार को कई सौगात मिल रही है। ऐसे में अब विपक्ष को भी देखना होगा कि उनके पास अब कौन से मुद्दे रह जाते हैं जिसे लेकर वो सरकार को घेरती नजर आएगी। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल